हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन चैप्टर के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर हम कह सकते हैं फिजिक्स का टूल है, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से नहीं समझा तो आपके बाकी के चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स बाकी के सारे चैप्टर्स में यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो जो मोशन चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन चैप्टर। तो पहली चीज क्या है इसमें समझने में कि आप कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो ठीक है, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो वो मोशन में है। टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है, अगर वो वहीं का वहीं है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जर्वर कोई ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इसको ये पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर है r1, ठीक है। अब ये टाइम के साथ t टाइम के बाद भी सेम पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रहता है, पोजीशन वेक्टर सेम रहता है r1। इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर है, रेस्ट पे। मतलब रेस्ट पे कब कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब वो अपनी टाइम के साथ पोजीशन को ना बदले विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। अब लेकिन अगर t टाइम बाद ऐसा हो कि ये जो p पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाए, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, q पर आ जाए, और अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाए, r2 हो जाए, तो इट मीन्स कि ये पार्ट अगर ये टाइम के साथ मतलब अपनी पोजीशन बदल रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये देख रहा है p से q पर आ गया है ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। यानी टाइम के साथ अपने पोजीशन वेक्टर को बदलना, इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में। टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन वेक्टर है, ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, इट मीन्स कि वो रेस्ट पर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे रहेगा, कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो आप यहाँ अपने घर से निकले, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ सामने आपका स्कूल है, जस्ट सामने आपका स्कूल है, ठीक है। और अगर आप घर से स्कूल के लिए जा रहे हो और बहुत घूम के ऐसे 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 बहुत सारा ऐसे रास्ते से अब आप यहाँ पर पहुंचे स्कूल पे, तो ये आपका क्या है, पूरा डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस मेजर करो तो आपको ये पूरा किलोमीटर, कितने किलोमीटर हुआ है वो सारा मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे आपकी इनिशियल पोजीशन, आपकी इनिशियल पोजीशन और आपके फाइनल पोजीशन के बीच, आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच आप सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे और वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। देखो गाड़ी में हमारा ओडोमीटर होता है, ठीक है, ओडोमीटर क्या होता है, ये बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर तक अभी तक चली है जब से आपने गाड़ी खरीदी है, ठीक है। उसमें रीडिंग होती है, हमेशा ऐड होती रहती है। आपने कभी वो रीडिंग माइनस या जीरो में देखी नहीं। चाहे अगर ऐसा होता कि वो रीडिंग जब आप घर से निकलते सुबह और वापस घर पे आ जाते, ठीक है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो क्या हो गई, सेम हो गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो अगर गाड़ी का ओडोमीटर डिस्प्लेसमेंट बताता तो रीडिंग कितनी हो जाती है, जीरो। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उस मीटर को देख के ये बता सकते हैं कि जब से हमने गाड़ी चलाने का स्टार्ट किया है और जब से हमने गाड़ी खरीदी तब से अभी तक वो कितने किलोमीटर चली है। इट मीन्स कि वो डिस्टेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है। आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पाथ से अपनी फाइनल पोजीशन पर गए हो, डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस को पूरा मेजर करना पड़ेगा। वी डोंट केयर कि क्या डायरेक्शन रही होगी, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, ठीक है। तो अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अदर वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है।
क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों का यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी सर्कल में घूम रहे हो और आपने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, बट डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई r। जो इसका पेरीमीटर है, जो इसका सर्कमफ्रेंसेस है, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। ठीक है, नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, अगर मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, हर एक सेकंड में वो सेम किलोमीटर चल रहा है। जैसे कि मान लो मैं गाड़ी चला रही हूँ, कुछ चला रही हूँ, तो मैं पहले 5 सेकंड में भी 5 मीटर चली। ठीक है, दूसरे 5 सेकंड में भी 5 मीटर चली। ठीक है, तीसरे 5 मीटर में भी तीसरे 5 सेकंड्स में भी 5 मीटर चली। मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हर एक फिक्स्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो कौन सा मोशन हो जाता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। वो कौन सा मोशन हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। वही हो सकता है कि मैं ट्रैफिक में जा रही हूँ, बहुत सारे ट्रैफिक में जा रही हूँ, तो ट्रैफिक में जा रही हूँ तो क्या मुझे अपनी स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़ेगी, बार बार एक्सेलरेशन कम करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हो सकता है कभी कम हो, एक्सेलरेशन हो सकता है कभी ज्यादा हो, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। मतलब मैं किससे चल रही हूँ, हो सकता है मैंने इस 5 सेकंड में 5 मीटर चलाओ, लेकिन आगे मुझे गाड़ी को स्पीड को कम करना पड़ा हो ट्रैफिक की वजह से, तो हो सकता है मुझे इस 5 सेकंड में 3 मीटर ही चलाओ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हो सकता है मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल कर रही हूं तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, स्पीड। देखो स्पीड क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप सोच के देखो कि हमारा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो हमें स्पीड बताता है या फिर वेलोसिटी बताता है। बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात पे है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो वो हमें स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है। और स्पीड बताता है तो कौन सी स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, एट द मोमेंट, एक मोमेंट के लिए बात कर रहे हो, एक इंस्टेंट टाइम के लिए बात कर रहे हो, एक उस टाइम जब हमने मीटर देखा, उस टाइम पे हमारी गाड़ी की क्या स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो सकता है थोड़े टाइम बाद हम जब मीटर को देखें तो उस टाइम पे हमारी स्पीड कुछ और हो। तो एक मोमेंट के लिए, पल के लिए, एक ऑन द स्पॉट उस टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए क्या होगी, एक इंस्टेंट टाइम के लिए जो स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। जैसे कि अगर मैं किसी सर्कल में घूमी, ठीक है, मैं किसी सर्कल में घूमी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बट मेरा डिस्टेंस 0 नहीं है। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2 पाई r। और अगर मेरे को पूरा चक्कर काटने में 2 सेकंड्स लग रहे हैं, पूरा चक्कर काटने में फॉर एग्जांपल 2 सेकंड लग रहे हैं, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पाई r मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं बताती, डायरेक्शन स्पीड से हमें नहीं पता चलेगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में हम डायरेक्शन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें जितना टाइम लगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक छोटे
टाइम के लिए जो स्पीड होती है, एक छोटे टाइम, अब मैंने पूरे डिस्टेंस में से एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, जैसे कि मान लो मेरी इनिशियल पोजीशन ये है और मैंने ऐसे आके ये मेरी फाइनल पोजीशन पे पहुंची, मैं इसमें से एक छोटा सा डिस्टेंस ले लूं, मैं इस पॉइंट पर मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड देखना चाह रही हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड देखना चाह रही हूँ, तो इस छोटे से डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एक छोटे से डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस मतलब ds, और उसका छोटा सा टाइम उसको जो ट्रैवल करने में लगा दैट इज dt, वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी, ds/dt वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। छोटे से डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस एक t टाइम में, ठीक है, ds/dt वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। नाउ वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, और ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि अगर मैं मान लो यहां से यहाँ मेरी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन मेरी ये है और मैं गई ऐसे हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ये है, और अगर ये 3 मीटर है तो मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा मेरा, अगर मुझे पूरा टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ जाने में, अगर मान लो मेरे को 3 सेकंड लगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3/3 इज कॉल्ड 1 मीटर पर सेकंड। मुझे नहीं मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है वेलोसिटी के लिए, ठीक है, मुझे नहीं मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है वेलोसिटी के लिए। जैसे कि अगर मैं किसी सर्कल में गई और एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, देन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0, देन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सो दैट वेलोसिटी हमारी में भी हो सकता है नेगेटिव, में भी हो सकता है पॉजिटिव, और 0 भी हो सकती है। बट अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस 0 और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारी स्पीड भी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी भी हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी की अगर बात करूं तो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ऐसा यूनिट वही मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। नाउ इंस्टेंटेनियस, एक और रह गया इसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, अभी ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ds वेक्टर। व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने स्टार्टिंग में देखो आपको ये बताया था कि ये P से Q पर आ गया है, कोई ऑब्जेक्ट P से Q पे आ गया है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन तो P थी, फाइनल पोजीशन Q है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। T टाइम के बाद ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, S। अगर मैं इसका वेलोसिटी की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगी, ds/dt, क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ds/dt, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को t के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, और इसको अगर आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी को कम और ज्यादा करने वाला कौन है, वेलोसिटी को बदलने वाला कौन है, एक्सेलरेशन। ये वाली हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वाली वेक्टर की बात किस में करते हैं, मोशन में करते हैं, काइनेमैटिक्स में करते हैं। इसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया, वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से, F = ma, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं NLM में, ये हम किस में पढ़ते हैं, NLM में, और यहां तक की बात हम किस में करते हैं, काइनेमैटिक में करते हैं, मोशन में करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये पैरामीटर्स हमें किस में डिस्कस करने होते हैं, काइनेमैटिक में डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन,
इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद द टाइम। जो रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी का, अब वेलोसिटी का जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड ही चेंज हो, एक्सेलरेशन में भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज करना भी वेलोसिटी में चेंज होना ही है, ठीक है। हो सकता है उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे, हो सकता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, हो सकता है दोनों चेंज कर दे, ठीक है। तो किसी भी टाइप का वेलोसिटी में चेंज के जिम्मेदार कौन है? किसी भी टाइम में किसी भी टाइप की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, चाहे दोनों चेंज हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? एक्सीलरेशन। कौन जिम्मेदार है? एक्सीलरेशन जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकती हूँ तो एक टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और वापस नीचे आना शुरू कर देता है, तो कौन से एक्सीलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी ऊपर 0 हुई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी उसको बोल रहा है नहीं तुम नीचे आओ नीचे आओ, तो कौन जिम्मेदार है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मतलब वेलोसिटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ जो हो रहा है, कम ज्यादा होना, डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड, कौन जिम्मेदार है? एक्सेलरेशन जिम्मेदार है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ही है जो वेलोसिटी को बदलता है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जिस रेट से ये वेलोसिटी को बदलता है विद टाइम, टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ जिस रेट से ये वेलोसिटी को बदलता है वो रेट क्या हो जाती है हमारी? एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, then the acceleration is equal to 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? यानी कि सेम वेलोसिटी से चल रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? dv by dt। तो हमें पता है अगर हमें इसके डेरिवेटिव को कांस्टेंट रखना है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा? 0। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन की, चौथी हमने खुद बना ली क्योंकि हम बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज t? टाइम। टाइम के लिए कोई वेक्टर स्केलर हम यूज नहीं करते हैं। व्हाट इज a? a इज एक्सेलरेशन, सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। a इज एक्सेलरेशन, ठीक है, इतना समझ में आता है। तो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, और v इज इक्वल टू u प्लस at आपको पता है। व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अभी देखो मैं फोर्थ इक्वेशन की बात में करूंगी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोशन की इक्वेशन है इसके अप्लाई करने की क्या कंडीशन है, इसके अप्लाई करने की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आप मोशन को इस वाले इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो। एक तो इनके लिए पहली कंडीशन है कि मोशन कौन सा होना चाहिए? मोशन होना चाहिए आपका रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए, 1 डायमेंशन मोशन होना चाहिए। कौन सा मोशन होना चाहिए? 1 डायमेंशन, 1D मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, मोशन शुड बी यूनिफॉर्म। से ये तो फर्स्ट चीज हो गई, मोशन शुड बी 1 डायमेंशन। सेकंड चीज क्या है? मोशन शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है अगर वो कांस्टेंट है तभी ये सारी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तब इनमें से एक भी इक्वेशन आपको अप्लाई करने का कोई हक नहीं बनता। अगर आप फिर भी ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। देखो, चीजें हमें बताए, फॉर्मूले हमें बताए, कॉन्सेप्ट्स हमें बताए, बस पता क्या नहीं है, पता साला ये नहीं है सिर्फ कि लगाना कहाँ है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करनी है, उसके बाद तो हम सब, वही तो बात है, सिली मिस्टेक्स क्या होती है कि हम गलत चीज को गलत जगह अप्लाई कर देते हैं। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं होगी। ये तभी अप्लाई होगी जब हमारा मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या फिर कांस्टेंट होगा, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। मोशन 1D होना चाहिए तभी अप्लाई करेंगे, या तो आप ऐसे x डायरेक्शन में 1D करो या y डायरेक्शन में 1D करो, लेकिन 1D यानी 1D मोशन यानी ये एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही ये इक्वेशन लगेगी, बाकी के लिए नहीं लगेगी। इतना समझ में आता है। अब बात करते हैं कि फोर्थ इक्वेशन का क्या है। फोर्थ इक्वेशन देखो, बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, लास्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो बार बार निकालने के चक्कर में पहले तो पूरा डिस्टेंस निकालते थे, फिर उसमें से लास्ट 2 सेकंड वाला माइनस, फिर उसमें से वो वाला माइनस करते थे। ठीक है, तो अच्छा, इससे अच्छा क्या हुआ कि हमने nth सेकंड में, अगर वो पूछता है किसी भी सेकंड में, फिफ्थ में लास्ट 3 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, हमें सिर्फ n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला बना लिया u प्लस a/2 2n-1। n क्या है, जिस nth सेकंड में हमसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट। Now moving on, equation of motion of a body किसमें, अंडर द ग्रेविटी, यानी कि अब मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है, मोशन तो 1D ही है, लेकिन अब क्या है, हम y डायरेक्शन में, यानी वर्टिकली ग्रेविटी के अंदर उसको फेंक रहे हैं, ऊपर या नीचे, अपवर्ड या वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखो, जब भी हम किसी u इनिशियल वेलोसिटी देके किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो ये तो हमें पता है कि एक एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा लग रहा होता है उन पे, जो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, तो जी ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड करेगी, चाहे आप ऊपर फेंको चाहे आप नीचे फेंको, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, जब हम इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी u देके ऊपर फेंक रहे हैं, हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, क्यों, क्योंकि उसके बाद ये वापस कहाँ आना स्टार्ट कर देगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है, सेम उतना ही टाइम इसको वापस नीचे आने में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये सारी जो मोशन की हमारी इक्वेशंस है ये वाली, यहीं पे अगर हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे हम, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब g को हमें विद साइन लेना है। अब साइन का पंगा ऐसा होता है कि कोई बोलता है मैम कि अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो हम g को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और नीचे फेंक रहे हैं तो हम g को पॉजिटिव लेंगे। मैंने पूछा क्यों लेंगे, क्यों लेंगे ऐसा, भाई क्यों करेंगे जरा बताओ। कि देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रहे हैं और g इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और अगर वेलोसिटी भी हम नीचे दे रहे हैं और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने अपने मन को बहलाने के लिए बना लिया, जबकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप किसको क्या मानोगे। ठीक है, हम हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा मान लेते हैं, बट ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई कहता है कि हम मैम मैं तो क्या है ऊपर वाली सारी डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, नीचे वाली सारी डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। हम एक्सेस हमारी माइंड में इस तरह से सेट है तो हमसे गलती नहीं हो इसलिए हम ऐसा ले लेते हैं। जबकि अगर कोई दूसरा बच्चा मुझसे बोले कि नहीं मैम मैं नीचे वाले सारे डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाले सारे पैरामीटर्स जो है उनको मैं नेगेटिव लूंगा, तो ले ले, बात वही है। ठीक है, बात वही है। ठीक है, फिर आप सारे साइन उसी हिसाब से रखोगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से, अगर आपको चाहिए कि मैं ऊपर फिर मैं डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव लूंगा, ऊपर मैं ग्रेविटेशन को भी पॉजिटिव लूंगा, ऊपर मैं वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लूंगा, तो फिर नीचे वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर नीचे वाले सारे पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर ऊपर वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से साइन ले सकते हो। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट बच्चों ने बना रखा है, जो कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, बाकी हम हमारे हिसाब से बना ले, क्योंकि हमारे माइंड में एक्सेस ऐसे सेट है ना कि ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, ये x है, तो उस हिसाब से चलो हमसे गलती ना हो क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये सब बना रखा है। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या वो पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ सकता है अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बात कर रहे हो तो। ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है। एक तो देखो आपसे वो पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट बताओ जो इसने रीच करी है, उसके बाद इसने नीचे आना शुरू कर दिया। ठीक है, या फिर टाइम बताओ कि टोटल टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, सिंगल टी भी पूछ सकता है। अगर इसकी बात करूंगी तो टी ऊपर जाने में, टी नीचे आने में, तो ये कितना हो जाएगा 2t। मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, इनिशियल वेलोसिटी u पूछ सकता है, इनिशियल वेलोसिटी u पूछ सकता है।
ठीक है, तो देखो क्या है इन सब के लिए, वही हमारे पास इक्वेशन है मोशन की, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट अगर मैं बात करूं, मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है मेरे पास, ठीक है, और मुझसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, तो मैक्सिमम हाइट तो कितनी है, मुझसे टाइम पूछा गया है, ठीक है, कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी दी है u, तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, u अब कितना माइनस जी टी, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, u बाय जी। बात आती है कि ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और हाइट लिख दो h, ठीक है, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 माइनस यू स्क्वायर 2g को लिख दो माइनस g और h, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, तो u इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, अंडर रूट 2gh, अगर h दिया हुआ है तो u निकाल लोगे, u दिया हुआ है तो h निकाल लोगे, व्हाट इज h कितना हो जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, ये सब भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, ये u की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो टाइम भी निकाल सकते हो, अंडर रूट 2gh और नीचे कितना g, ये इससे अंडर रूट 2g से g कितना कट जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पर अब अंडर रूट 2h बाय g, ये भी टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, वेलोसिटी फाइनल 0 होती है, मैक्सिमम हाइट जितनी ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे जाने में टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो कौन कौन सा ग्राफ से क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो देखो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होएगा, ds बाई डी टी, और ये क्या होती है वेलोसिटी, तो इसके स्लोप से क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, एरिया से क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के एरिया से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और डायरेक्ट मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए, ठीक है, इसके जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि इसका स्लोप क्या देगा हमको, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, इसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा हमें, इसका जो एरिया है वो देगा हमें डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट मेजर करेंगे तो वेलोसिटी तो मिलेगी ही, ठीक है, तो ये भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें कुछ नहीं देता, डायरेक्टली मेजर करेंगे तो एक्सेलरेशन, और इसका जो एरिया है, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा। नाउ मूविंग ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2D मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है, 2D मोशन होता है, ठीक है, अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी दी है हमने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो जो पाथ है वो कौन सा पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, कौन सा पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल, ये लुक्स लाइक अ सेमी सर्कुलर बट इट इज नॉट, ये क्या होता है, इट्स अ पैराबोलिक पाथ, तो कौन सा पाथ होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, कौन सा पाथ होता है ये, इट इज अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, ये दिखेगा ऐसा सेमी सर्कल जैसा बट सेमी सर्कल नहीं होता, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस ले ली और ये हमने वाई एक्सिस ले ली, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है u, इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ये वाला कौन सा हो जाएगा u cos थीटा और ये वाला कौन सा हो जाएगा u sin थीटा। अब क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, एक तो मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट पे देखो क्या है, इसके पास एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जो हमेशा कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ऑलवेज। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताओ क्या इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, बताओ, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है, सोच के बताओ, सोचो, कोई भी एक्सेलरेशन है, दिख रहा है आपको, नहीं,
तो क्या एक्सेलरेशन का क्या काम है? मैंने पहले इतनी देर से आपको बोला कि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बदलना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या दोनों। तो अगर एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं, तो मतलब इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, ये क्या पूरे मोशन ड्यूरिंग द होल मोशन, ये एंटायर मोशन क्या सेम रहेगा? बिल्कुल। यानी अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूं, तो हमेशा इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, यानी कि मैं इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं u cos थीटा, इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं u cos थीटा, इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं u cos थीटा। सिर्फ कौन सी वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट बदलेगा? वर्टिकल कंपोनेंट बदलेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या इसकी मैक्सिमम हाइट पर जो इसका y कंपोनेंट है, जो इसका इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो पूछ ली जा सकती है, या फिर इसकी रेंज पूछ ली जा सकती है, या फिर इसको पूरा इसको मोशन को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो हम सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले बोला था कि मोशन की जो इक्वेशंस है वो हम 1D मोशन में लगाते हैं, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है हमारे पास, इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों है हमारे पास। तो वो सारी चीजें जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो मोशन की ट्रेजेक्टरी आती है वो क्या आती है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज r अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। u इज इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है, थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी का एंगल डिवाइडेड बाय g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी जर्नी उसने कितने टाइम में, मतलब जब वो ग्राउंड पर हिट करा, जस्ट ग्राउंड पर हिट करने से पहले तक का उसका क्या टाइम है, हमें नहीं मतलब कि वो हिट करने के बाद क्या करा, जमीन में घुस गया, वी डोंट केयर, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं अपन। मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब आपसे मैं एक चीज पूछती हूँ, बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना कि इसकी मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब आपसे जब एक क्वेश्चन आएगा आप फटाफट बिना सोचे समझे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? नहीं भाई, उसके पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हुआ है, सिर्फ y डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो हुआ है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उसके पास है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उसके पास है, और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे जीरो हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए उसमें जीरो ऑप्शन दिया होगा, बट जीरो ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट है u cos थीटा। तो जब आप हाफ mv स्क्वायर करोगे तो v की वैल्यू क्या लिखोगे? u cos थीटा। कहां पर? 8 मैक्सिमम हाइट। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है आपके लिए, इसमें बहुत जरूरी है कि आप PYQs लगाओ। और सारे, ऐसा नहीं है कि जो स्टेट का जो बच्चा है वो उसी स्टेट के PYQs करेगा तो फायदा है, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ सारे स्टेट के PYQs आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम सारी थियोरी कंप्लीट करने के बाद PYQs डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ मूविंग ऑन PYQs पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा चंडीगढ़ से है, चंडीगढ़ में आया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज शोन फिगर, देन फिगर इंडिकेट्स द टाइम। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिगर की, ठीक है, तो ध्यान से आप ये समझना क्या कि देखो, अगर मैं यहाँ तक के मोशन की बात करूं, पहले क्या हो रहा है? पहले स्टार्टिंग में कि किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देकर उसको स्टार्ट किया, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसको दी होगी, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है देखो डिक्रीजिंग पैराबोलिक
ग्राफ है, डिक्रीजिंग पैराबोलिक। एक तो पैराबोला होता है ऐसा मतलब इंक्रीजिंग, एक पैराबोलिक ऐसा होता है यानी कि डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ है, मतलब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि पार्टिकल पहले तो एक्सेलरेशन उसका क्या हुआ, कम हुआ, और किसी टाइम के बाद उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। कि मैम कैसे पता लगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई? तो आप यहाँ से यहाँ तक का जब ग्राफ देखोगे तो यहां से यहां तक का ग्राफ आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा विथ पैरेलल टाइम एक्सिस। यानी कि आप टाइम एक्सिस यानी कि आप टाइम बढ़ा रहे हो, बट आपका डिस्प्लेसमेंट सेम का सेम बना है, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि पहले तो उसका वेलोसिटी कम हुआ, उसके बाद उसका जो मोशन क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, द बॉडी स्टार्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, एक सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा, तो स्टेटमेंट यहां तक तो करेक्ट है। बट द मोशन इज रिटार्डेड, यहां भी करेक्ट है कि जो मोशन है वो रिटार्डिंग हुआ है, डिक्रीजिंग पैराबोलिक है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई यानी कि रिटार्डेशन हुआ है। एंड फाइनली द बॉडी स्टॉप्स, और बाद में क्या हुई, जो बॉडी है वो रुक गई, क्योंकि टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो रहा है ग्राफ के साथ, बिल्कुल। तो क्या ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बिल्कुल, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है एग्जाम में, तो आप चाहो तो बाकी के ऑप्शन चेक कर सकते हो। बाकी आपका अगर पहला ऑप्शन सही आ गया है, आपको सही बिल्कुल करेक्ट आ गया है, तो जरूरत नहीं है कि आप बाकी के ऑप्शन चेक करो, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा फैक्टर है जो एनटीएससी एग्जाम है हमारा उसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है कोई बॉडी। उसने x1, x2, x3 आर द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड द लास्ट 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आपको रेशियो बताना है x1, x2 और x3 का। तो देखो क्या सिचुएशन होगी, सबसे पहले डायग्राम बना दो। दिल्ली का जो एनटीएससी स्टेट का एनटीएससी है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डायग्राम अगर आप फिजिक्स में सबसे पहले बना लेते हो तो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो पहला जो उसने x1 है वो कितने सेकंड में पूरा किया, 10 सेकंड में। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अगला x2 डिस्टेंस 10 सेकंड में। ठीक है, x3 डिस्टेंस भी 10 सेकंड में। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब हम यहाँ पर मोशन की इक्वेशन तो यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं यहाँ आपसे कि यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए मैं लगाऊं, ठीक है, x1 निकालना चाहूं, तो व्हाट इज द x1? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0। ठीक है, तो मैं यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो हर किसी के लिए क्या हो जाएगी, 0। x1 की अगर मैं बात करूं तो x1 उसने कितने टाइम में निकाला, 10 सेकेंड्स में। तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन a सेम कांस्टेंट और t टाइम के लिए 10 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये x1 हो गया। ये क्या हो गया हमारा x1 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, यानी कि 50a। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा देते हैं इसको। नाउ अगर मैं x2 की बात करूं, तो देखो अगर मैं इस पूरे x1 प्लस x2 में से x1 को माइनस कर दूं, x1 प्लस x2 में टोटल कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। अगर मैं 20 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसमें से ये 10 सेकेंड वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास अकेला x2 बच जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। अगर मैं x2 लिखना चाहूंगी तो x2 कैसे लिखूंगी, x2 इज इक्वल टू हाफ, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ना अभी, अब लेकिन मैं 20 सेकेंड का डिस्टेंस क्या है, 20 सेकेंड का डिस्टेंस क्या है, एक्सेलरेशन तो कॉमन आ जाएगा, दोनों के लिए सेम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस पूरे 20 सेकेंड का जो है 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं 80 स्क्वायर लिखती तो ये तो कॉमन आ जाता, माइनस 80 का स्क्वायर लिखती ये कॉमन आ जाता, ये वाला मैं माइनस कर दूं, कौन सा, 10 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, 400 माइनस 100 मतलब 300, 300 में डिवाइडेड 2 करोगे तो मतलब 150a। क्या हो जाएगा x2 हमारा, 150a। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड।
नाउ अगर मैं बात करूं x3 की, तो अगर मैं पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का मेजर करके और ये 20 सेकंड वाला माइनस कर दूं, मतलब 30 सेकंड का पूरा डिस्टेंस निकाल के 20 सेकंड वाला माइनस कर दूं, तो क्या मुझे x3 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो x3 के लिए क्या लिखेंगे हम? x3 इज इक्वल टू हाफ, एक तो कॉमन आ जाएगा और पूरा 30 सेकंड का अपन निकाल के 30 स्क्वायर माइनस उसमें से 20 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये 900 माइनस 400, 900 माइनस 400 दैट इज 500, 500 डिवाइडेड बाय 2, 250, दैट इज 250। कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन, क्योंकि टाइम का मैं पहले बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा मारामारी एनटीसी के एग्जाम में। तो हमसे क्या पूछा है? x1 रेशियो x2 रेशियो x3, मतलब 50, 150, 250a, 150a, 50a, 50a, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50a, 50a, 150a और 250a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a से a कट गया, ठीक है। और यहाँ पर जो 50 से अगर हम सबको कर देंगे तो 1 रेशियो 50 से ये कितना? ये 150 है, 50 से कितना? 3 रेशियो 5। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 1 रेशियो 3 रेशियो 5, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा गुजरात स्टेट का एनटीएससी उसमें आया हुआ है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म मोशन 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मतलब कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अब आप देखो यहाँ पर यूनिट का कितना है, आप फटाफट क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है। तो यूनिट हमारी मैटर करती है, क्योंकि आंसर हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिए हुए, तो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से 18 कट हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इज v, 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 18 से 36 2 टाइम्स, ये कितना मिल गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें क्या टाइम भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस a हमको निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। ये 5 इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 5 इज 5 और 5a, तो एक्सेलरेशन वुड बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलेट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, यानी कि ये एक पूरा चक्कर कितने सेकेंड्स में लगा सकता है? 40 सेकेंड में, जिस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। The displacement at the end of the 2 minutes 20 seconds, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया? 2 मिनट्स का मतलब क्या है? 120 सेकेंड्स और 120 प्लस 20 सेकेंड्स यानी कि 140 सेकेंड। टोटल कितना टाइम है? टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 140 सेकेंड। अब इसको 40 सेकेंड्स लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो एक 40 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगा लेगा, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। फिर कितने सेकेंड्स बचे? 100। फिर 100 में से एक 40 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा लेगा, कितने? डिस्प्लेसमेंट 0। फिर क्या बचा? इसमें से 60 सेकेंड्स। फिर 40 सेकेंड्स में एक और चक्कर लगा लेगा, डिस्प्लेसमेंट 0। अब कितने सेकेंड्स बचे? 20 सेकेंड्स। अब क्या पूरा चक्कर लगा पाएगा? अब तो सिर्फ आधा टाइम बचा है, तो मतलब ये आधा ही चक्कर लगा पाएगा, ठीक है। ये यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करेगा तो ये वापस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी और ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये आधा चक्कर यानी कि हाफ सर्कल ये घूमेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल और फाइनल बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसकी रेडियस r है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r।
डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका एनटीएससी में पूछा गया है। नाउ मूविंग ऑन, अब पंजाब एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी अलोंग विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी से उसके ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हाइट h, कितनी हाइट तक जाती है ये मैक्सिमम? h हाइट तक ऑब्जेक्ट जाता है। टू विच इट विल राइज एंड टाइम टेकन t टू अटेंड हिज हाइट h, यानी कि इसको जाने में कितना टाइम लगता है? t। ठीक है, वो हमें बताना है। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पूरा डेरिवेशन इसका किया है। तो टाइम तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? u बाई जी, और h क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर बाय 2g। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो ठीक है, पहले हाइट u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g ये रही हाइट, और टाइम u बाई जी ये रहा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, A velocity time graph of the particle is motion is parallel to time axis, यानी कि इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, जिस और कैसा ग्राफ है? कैसा ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का? टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि आप टाइम बढ़ाते जाओ लेकिन आपका वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगा? जब एक्सेलरेशन जीरो हो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट बनाना है, ये कांस्टेंट हो गया तो इसका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है? जीरो। तो एक्सेलरेशन मतलब जीरो, यानी कि कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ पार्टिकल को शो करेगा ये। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ एनटीएससी में पूछा हुआ है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर crosses a tunnel of 30 meter long, then the time taken by the train to cross the tunnel complete is, टाइम बताना है उस टनल को इसने कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाना है। स्पीड दे रखा है। ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना स्पीड दी हुई? 90 किलोमीटर पर आवर। तो उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमें ऐसा यूनिट में दिया हुआ है आंसर सेकंड्स में। ठीक है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये कितना? 5 टाइम्स। तो ये कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड। तो इधर तो कितना आ गया? 25। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। तो लंबी ट्रेन है और 300 मीटर की टनल है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 प्लस 300, 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमको निकालना है। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया यहाँ से? देखो ये नीचे आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 16 सेकेंड। दैट इज कितना? 16 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, if the under given velocity versus time graph can be changed into acceleration versus time graph, when which one of the given option represented acceleration versus time graph? हमें इस velocity time graph को अगर चेंज करना है acceleration versus time graph में, तो क्या बनेगा वो acceleration versus time graph? तो देखो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस वाले ग्राफ की बात करूं तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, बट क्या है? देखो क्या है, अगर व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन की बात करूं यहाँ पर, वेलोसिटी, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक जब आप ये ग्राफ देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, और टाइम देखो 0 से कितना हो गया? 5, यानी t2 कितना है? 5, और t1 कितना है? 0, यानी कि 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले की ग्राफ की, ये वाला जो ग्राफ है, यानी कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच क्या हो रहा है, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20, और टाइम इंटरवल कितना? 10 में से 5, t2 10 और ये 5, यानी -20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल, इट इज
-4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्या है कि 0 से 5 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, देखो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 0, ये 5 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। तो 0 से 5 सेकेंड तक आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहने वाला है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 5 सेकेंड से 10 सेकेंड आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना, कैसा ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन देखते हैं, अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो वो हम टिक कर देंगे, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला गलत, ठीक है। ये वाला देखो 0 से 5 सेकंड तक तो +4 और 5 से 10 सेकंड तक -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बताना है। तो देखो ये तो मोशन की इक्वेशंस है, तो उसमें से जो करेक्ट इक्वेशन है वो बतानी है। ये तो गलत है, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है। v² = u², 2a², ये भी नहीं है। v² = u² + 2as, ये वाली मोशन की थर्ड इक्वेशन है, तो ये करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। किसमें पूछा हुआ है, MP NTSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a body covers half the distance a speed of 20 meter per second and the other half 30 meter per second. The average speed of the body during the whole journey. अब मान लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, अब हमें हाफ हाफ करना है, तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम टोटल डिस्टेंस को 2s मान लें। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2s, तो ये आधा कितना हो जाएगा, s, तो इसने कितना और आधा कितना हो जाएगा, s, तो इसने आधा तो कितने स्पीड से चला, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, यानी कि इस आधे को चलने में कितना टाइम लगा, t1 = s / 20, और आधा किस स्पीड से चला, 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इसको चलने में कितना टाइम लगा होगा, s/30। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, s/20 + s/30। s कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी s कट जाएंगे, और यहाँ से कितना कॉमन, 60 कॉमन, 2 बाय, और यहाँ पे 60 कॉमन ले लो, कितना, ये कितना, 3 + 2 यानी कि 5, 2/5 × 60, ठीक है। तो कितने मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, ये यहाँ से कट जाएगा 12 टाइम्स, तो 24 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी। इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। वेस्ट बंगाल का ये PYQ है, उसमें पूछा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is thrown vertically upward against the gravity along the velocity u, शायद ये अभी पहले भी हमने किया है, पंजाब में भी पूछा गया है, ठीक है। पहले किसी और स्टेट ने पूछा था, पंजाब में भी पूछा गया है। तो हमें मैक्सिमम हाइट h और टाइम t बताना है। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट h कितनी हो जाएगी, u² / 2g, टाइम कितना है, u/g। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पंजाब NTSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा NTSC में पूछा गया है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस MA एंड MB, MA और MB दो मासेस की अलग अलग बॉडीज हैं, ड्रॉप्ड अ हाइट A एंड B, यानी कि उनका डिस्टेंस कितना हो गया, A एंड B, ठीक है, हाइट से उनके A एंड B। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो हमको पता है जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, अब देखो जब हम उनको ड्रॉप कर रहे होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो s = ut + ½ at² में u तो 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अगर a हाइट है तो हम मान लेते हैं कुछ t1 टाइम लग रहा है, क्या है, कुछ t1 टाइम लग रहा है, तो a / b, क्या करूंगी मैं, रेशो a/b अगर मैं करूं तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, इसके लिए मैं लिखूंगी a के लिए ½ अब यूनिफॉर्मली जो ग्रेविटी है वो सिर्फ g लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी के एक्सेलरेशन g लग रहा है,
इस वाले केस में भी और उस वाले केस में भी, ठीक है। टाइम इसका हो सकता है t1 स्क्वायर लग रहा हो और इसके लिए हो सकता है टाइम t2 स्क्वायर लग रहा हो, ठीक है। तो हाफ जी से हाफ जी कट गया, ठीक है। दोनों तरफ क्या करो, अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b इज इक्वल टू t1 बाय t2। हमको क्या, रेशियो ऑफ टाइम टेकन यानी यही निकालना था हमको, तो क्या हो गया अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b। आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है जिसमें 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से और 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि 30 किलोमीटर किससे चला, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और आगे का 30 किलोमीटर किससे चला, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। हमें क्या बताना है, टोटल टाइम बताना है। हमें क्या बताना है, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम बताना है हमको। तो देखो यार, इस वाले को चलने को कितना टाइम लगा होगा, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना 30, स्पीड कितनी 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम हो गया ये 1/2, ठीक है। अगर मैं t2 की बात करूं, इस वाले की बात करूं, ये यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 60, तो फर्स्ट 30 और सेकंड 30 के लिए 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 40। ये एमपी के उसमें आया हुआ है, एमपी एनटीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम t2 कितना हो जाएगा 30/40 दैट इज 3/4, ठीक है। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ, टोटल टाइम, तो व्हाट इज टोटल टाइम इज 1/2 प्लस 3/4, तो ये 4 यहाँ से कॉमन आ गया, प्लस 3 5/4। अब ये तो कितने आए, आवर्स आए। अब ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शंस मिनट्स में दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं, मिनट्स में, यानी कि आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना टाइम कट गया, ठीक है। ये कट गया हमारा 1/4, 4 4 4 5 यानी 15 टाइम्स, तो ये हो गया 75 मिनट्स। 15 को 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75 मिनट्स, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर कोई डिस्टेंस किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है, अगर डिस्टेंस को आप डायरेक्शन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, ये वेस्ट बंगाल में आवा क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय इक्वेशन इज x इज इक्वल टू दिस वेयर x इज अ in meter and t is in second. Find the average velocity of the particle in the interval of time t2 second is equal to t is equal to 4 second. यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और माइनस इनिशियल दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना t2 माइनस t1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x2 यानी इस वाले t इज इक्वल टू 4 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहीं पर होगा फाइनल पॉइंट इसका, तो 4 रखो यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ऊपर कितना बनेगा 3 4 12 माइनस 4 4 जा 16, 16 को फिर 4 से करना पड़ेगा आपको, 16 को फिर से किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 64, 64 प्लस 60, यहाँ भी 4 का क्यूब 64, ठीक है। अब यहाँ पर x1 कितना है, t इज इक्वल टू 2 पे x1 मिलेगा, तो t इज इक्वल टू 2 पर x1 लिखो, 6 माइनस 2 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 8, ठीक है। तो ये यहाँ से ही कट गया, ये तो कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 12, अरे x2 माइनस x1 है तो ये वाली चीज माइनस में आएगी, ठीक है। ये इसको माइनस में लिखना है, 6 माइनस 16 प्लस 8, और नीचे तो टाइम इंटरवल का माइनस आएगा, नीचे किसका आएगा, टाइम इंटरवल का, तो टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1, t2 कितना 4, t1 कितना 2, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 2, यहाँ से ये कट गया तो कितना बचा 12, ठीक है 12, और माइनस ये कितना हो गया टोटल
ये कितना हो गया 8 और 6, 6 और 8 कितना 12, 14 माइनस के 2, तो -2 और माइनस प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी आ जाएगी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, द बॉडी मूविंग अलोंग विथ फिक्स्ड डायरेक्शन इज एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये हमें पता है इसका ग्राफ है। देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हैव ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम। स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्टेंस देता है, ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 100 इंटू हाइट कितनी है 12, हाइट कितनी है 12, तो ये कितना हो गया 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 60 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओडिशा एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स अलोंग अ फुटपाथ अ सर्कुलर गार्डन, किसी सर्कुलर गार्डन में घूम रहा है। ड्यूरिंग हिज मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ ही मेक्स सर्कुलर राउंड, बहुत सारे चक्कर लगाता है बार बार। हिज नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम, ठीक है। Whenever his distance travel will be the multiple of, मान लो उसने एक n चक्कर लगाए, तो n को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2πr से, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, मल्टीपल बाय रेडियस रॉन्ग, इट डायमीटर रॉन्ग, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर पाथ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि 2πr क्या है सर्कमफ्रेंसेस, और मान लो n चक्कर लगाए तो उसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी मल्टीपल ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तमिलनाडु में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमको क्या देता है वेलोसिटी, हम पहले ही सारे ग्राफ्स की बात कर चुके कि कौन सा ग्राफ हमें क्या देता है, तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एरिया हमें वेलोसिटी देता है, तो हाफ इंटू 10 इंटू ये कितना है 11, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया 55 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टेक टाइम t टू गो 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ डायमीटर 2r, ठीक है, द स्पीड ऑफ विथ पर्सन, स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा एक चक्कर के लिए 2πr, और टाइम कितना लगा रहा है t, तो 2πr डिवाइडेड बाय t क्या आ जाएगी इसकी स्पीड। अगर वेलोसिटी पूछता तो कितनी आती, पूरे एक चक्कर के लिए वेलोसिटी कितनी आती 0, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो हमारा 2πr डिवाइडेड बाय t, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मोशन का पूरा एक बहुत अच्छे से हमने कंसेप्ट समझे, फॉर्मूले समझे, की पॉइंट समझे, और सारे PYQs हमने यहाँ पर लगा लिए। तो आई होप आपकी बहुत अच्छे से अब तैयारी हो चुकी है, ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।